हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी PYQ लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 20। अभी तक हम 19 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं और 19 लेक्चर में हम हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन प्लस उसके 4 ऑप्शंस की हेल्प से कवरेज करते हैं और जितने प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ये लेक्चर सीरीज आपके आगामी एग्जाम्स, वीडियो, वीपीडीओ, पुलिस, पटवारी सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम उत्तराखंड राज्य से संबंधित तथ्यों को डिस्कस करते हैं। इसी के साथ साथ मैंने यूके PSC के लिए भी लेक्चर सीरीज बना रखी है, उसे भी आप वॉच कर सकते हैं। और यूके ट्रिपल SC के लिए जनरल, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल हमारे टॉपिक्स होते हैं, वो भी मैंने एक लेक्चर सीरीज बना रखी है, उसे भी आप वॉच कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कथन दे रखा है और एक उसका रीजन दे रखा है। तो कथन क्या है, कथन पढ़ते हैं। उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली। सबसे पहली चीज तो कोटी बनाल स्थापत्य शैली पर्वतीय क्षेत्रों में, कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, इसका प्रयोग किया जाता है, ये कथन दे रखा है। और यहाँ पे इसका रीजन दे रखा है कि कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है। अब कोटी बनाल शैली होती क्या है, ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है। और ये पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड आपका भूकंप संवेदनशील आपका क्षेत्र है। तो यहाँ भूकंप यानी कि आपका क्या, भूकंप लगातार आते रहते हैं। जैसे उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, ये आपके पिथौरागढ़, चमोली, ये आपके क्या है जहाँ भूकंप से प्रभावित क्षेत्र रहते हैं। इनमें यहाँ लगातार भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि हिमालय की टेक्टोनिक प्लेट्स के आसपास ये एरिया पड़ते हैं। उत्तराखंड पूरा का पूरा उत्तराखंड एक तरीके से मान सकते हैं, प्लेन्स को छोड़ के। तो कोटी बनाल शैली क्या होती है, ये यहाँ पे इसका एक रिप्रेजेंटेशन लगा रखा है। इसमें क्या होता है, इसमें पूरा का पूरा घर जो है ना आपका लकड़ी के बेस पे बना होता है। इसमें लकड़ियों के यानी कि बल्लियों और तख्तियों को इस तरीके से खांचों में फिट करके बनाया जाता है, जिससे क्या करते हैं, भूकंप रेजिस्टेंट होते हैं। तो जो हमारा कथन है वो बिल्कुल सही है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में, बेसिकली उत्तरकाशी में ये आपको इस तरीके के भवन आपको दिख जाएंगे। उत्तरकाशी में अगर आप जाएंगे ऊपर को, जब उत्तरकाशी में आप उत्तरकाशी से ऊपर की तरफ यानी गंगोत्री की तरफ जाएंगे, तो आपको हरसिल और उसके आसपास के इलाकों में इस तरीके के भवन आपको काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। और गाँव में जो दूर दराज गाँव होते हैं वहाँ भी इस तरीके के भवन मिलते हैं। तो कथन A और R दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण है। ये कोटी बनाल शैली क्या होती है, भूकंप रोधी होती है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी कोटी बनाल शैली का एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी मैंने लगा रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके इस तरीके से क्या होते हैं, लकड़ी के स्ट्रक्चर होता है जिसका पूरा बेस होता है लकड़ी की बल्लियों और जो आपके क्या है तख्तियों से इनको खांचों में फंसाकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की टिहरी नरेश ने। इसी का यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी, ये भी सही, कृषि बैंक की स्थापना करी। और 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय की भी स्थापना करी थी। अच्छा, जो राजधानी टिहरी में डाकघर खोला गया था, ये स्पेशली नरेंद्र शाह से संबंधित नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों सही, यानी कि केवल 1 और 2। अच्छा, इसके साथ साथ नरेंद्र शाह से संबंधित कुछ और तथ्य आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो नरेंद्र शाह का टाइम पीरियड क्या आता है, 1913 से लेके 1946 तक। फिर इनके बाद क्या, मानवेंद्र शाह बने थे और इनके शासनकाल में इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। कौन कौन सी, इन्होंने टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना करी थी 1938 में। टिहरी में हाईकोर्ट की स्थापना करी इन्होंने। और ऐसे ही इन्होंने 1934 में एक रेड क्रॉस सोसाइटी, जैसे रेड क्रॉस होता है ना जो ब्लड डोनेशन से संबंधित होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना करी थी। और इन्हीं के टाइम पीरियड में 1946 में क्या हुआ था, अगस्त 1946 में प्रजामंडल को मान्यता दे दी गई थी, प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी। और इन्होंने अपने पिताजी की याद में 1933 में BHU को, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 1 लाख रुपए दान भी दिए थे। 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया था, मदद दी थी इसको, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। तो ये नरेंद्र शाह से संबंधित तथ्य आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दे रखे हैं प्राचीन नाम, दूसरी तरफ दे रखे हैं आधुनिक नाम। तो यहाँ पे देखते हैं योगेश्वर, गोथला, कालोडंडा, पुनाड़। जैसे मुझे कालोडांडा दिखता है ना, सबसे पहले कालोडांडा बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इस पर आप फोकस करिएगा। कालोडांडा किसको बोला जाता था, लैंसडाउन का पुराना नाम है कालोडांडा। अगर आपको ये पता है ना तो इससे आपका आंसर निकल जा रहा है। देखो ऑप्शन नंबर A में दे रखा है क्या, C का 1, बाकी कहीं नहीं दे रखा है। और पुनाड़, रुद्रप्रयाग यहाँ से भी कर सकते हैं। ये दो तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनको आपको टिप पे होना चाहिए। पुनाड़ रुद्रप्रयाग को बोला जाता था और कालोडांडा लैंसडाउन को बोला जाता था।
बाकी देख लेते हैं। योगीश्वर, योगीश्वर किसको, जागेश्वर को योगीश्वर बोला जाता था। यहाँ क्या है 126 छोटे बड़े मंदिर समूह स्थित हैं, जिसमें महामृत्युंजय मंदिर है इस, और ये आपका कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है। और गोथला, गोथला को किसको बोला जाता था, गोपेश्वर को। यहाँ रुद्र शिव मंदिर है जहाँ आपका त्रिशूल लेख मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ये मिलान करने वाला था, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो, डोंट क्राई गो अहेड। ये नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने, तुलसी देवी जी ने ये नारा दिया था, रो मत आगे बढ़ो का नारा दिया था। तुलसी देवी का संबंध किससे संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने ये नारा दिया था। और इनसे एक दो फैक्ट और याद रखिएगा। 1948 में एक महिला जागृति करके इन्होंने मासिक पत्रिका निकाली थी, महिला जागृति करके मासिक पत्रिका निकाली थी। किसने, तुलसी देवी ने, मतलब इसका प्रसार किया था कि उन्होंने, तुलसी देवी ने। और 1948 से लेके 1960 तक ये जोहार महिला संगठन की मंत्री भी रही थी। जोहार महिला संगठन की मंत्री रही थी ये 1948 से 60 तक। ये तुलसी देवी से आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई। ये बाल गंगाधर तिलक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, उनके एक तरीके से फैन बॉय टाइप मान सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये थे आपके कौन, बद्रीदत्त पांडे जी। अच्छा, बद्रीदत्त पांडे जी की जो है, अब इससे क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी तिलक से मुलाकात कहाँ कहाँ हुई थी। तो इनकी जो पहली मुलाकात हुई थी इनकी 1905 में, जो बनारस का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इनकी मुलाकात कांग्रेस अधिवेशनों में हुई थी, कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लिया था बद्रीदत्त पांडे ने। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। पहली मुलाकात हुई थी 1905 में, दूसरी मुलाकात हुई थी 1916 में लखनऊ में, फिर तीसरी मुलाकात के लिए गए थे 1917 में, अगले साल ही 1917 में जो कलकत्ता में हुआ था। किसका, सारे कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में गए थे। वहाँ जाके इन्होंने बोला था कि मैं कुमाऊं पर्वत से आता हूँ, और इन्होंने आमंत्रित करा था इन्हें उत्तराखंड में आने को, इस तरीके से। और अच्छा, बद्रीदत्त पांडे से एक चीज़ और याद रखना, इन्होंने होम रूल लीग, जो तिलक की होम रूल लीग था, उसके संबंध में एक तो तिलक ने बनाई थी, एक आपकी एनी बेसेंट ने बनाई थी। तो इन्होंने बोला था मैं छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग वाला नहीं हूँ, मैं तिलक वाली होम रूल लीग बनाई है। इस तरीके से इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने चौथी बार और अंतिम बार जो मिले थे ये आपका अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस का, वहाँ इनकी मुलाकात हुई थी। और इसके बाद ही इन्होंने बोला था कि मेरी 4 धाम यात्रा पूरी हो गई, क्योंकि मैं तिलक से 4 बार मिल चुका हूँ। इस तरीके से ये पता होना चाहिए आपको। 4 धाम दर्शन की तरह इन्होंने तिलक से यात्रा को तिलक जी से मिलने को बताया था। जयदत्त जोशी जैसे आता है तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन जो हुआ था, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ था। जयदत्त जोशी थे, कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। और कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1916 में, सितंबर 1916 में हुई थी। अच्छा, बुद्धि वल्लभ पंत डिबेटिंग क्लब से संबंधित है, 1970 डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा में, डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा। लोकरत्न पंत एक हैं, कवि हैं, जिनको गुमानी पंत भी बोला जाता है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्न घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। अब यहाँ पे आपको अगर इसको अरेंज करना है तो इनकी आपको सन याद होनी चाहिए, तभी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो कौन सी हुई थी इसमें, अगर इनमें ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, ये हुआ था आपका 1926 में। 1926 में कुमाऊं परिषद को विलय करके कांग्रेस में गठन कर दिया गया था। फिर उसके बाद हुआ था आपका गणदेश सेवा संघ की स्थापना। गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1938 में। फिर पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में। 1969 में क्या हुई थी, पर्वतीय विकास परिषद की गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में जो पर्वतीय क्षेत्र था, यानी कि उत्तराखंड वाला जो इलाका था, उसके विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया था। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था 1976 में। फिर इसी युवा संगठन ने क्या करा था, संसद का घेराव भी करा था। इसके जो सदस्य थे उन्होंने संसद का घेराव करा था कब, 1978 में। फिर इसी के बाद त्रिवेंद्र पवार द्वारा संसद में पत्र बम भी फेंका गया था। ये सब घटनाएं भी हुई थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए।
तो अगर इसका सीक्वेंस लगाएं तो सबसे पहले कौन सा आएगा, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में मिला, यानी कि 2 पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा 4, 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2413। इस तरीके से ये इनकी सन आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुए थे। अब इसमें से कौन कौन शहीद हुए थे, इसमें से जो शहीद हुए थे वो कौन कौन से 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी। इसमें जो अमर शहीद कौन कौन थे आपके, भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह और प्रताप सिंह, यानी कि 1 2 और 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 सितंबर को हुआ था खटीमा में, फिर 2 सितंबर को कहाँ हुआ था आपका, मसूरी में, मसूरी गोलीकांड हुआ था 2 सितंबर को। ये सब क्या है, उत्तराखंड के इतिहास के लिए बुरे दिनों की तरह है जिसमें शहीदों ने अपना जान गंवाई थी उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए। तो एक बार 1 सितंबर को शहीद हुए थे, उसमें जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको हम देख लेते हैं। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड में जो शहीद मारे गए थे उनके नामों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक गौरव की बात भी, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो उत्तराखंड बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो कौन कौन है, अमर शहीद स्वर्गीय भगवान सिंह सिरोला जी, ये खटीमा से ही श्रीपुर बिछुआ से थे। और दूसरे प्रताप सिंह जी हो गए, सलीम अहमद जी, गोपीचंद, धर्मानंद भट्ट जी, परमजीत सिंह जी, रामपाल सिंह जी, भुवन सिंह जी, ये सब क्या हैं, खटीमा गोलीकांड के व्यक्ति हैं, अमर शहीद हैं। इनके नाम एक बार आप वॉच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां के दरबार में से कौन 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे। शाहजहां के दरबार से 2 चित्रकार जो गढ़वाल दरबार में आए थे वो कौन थे, श्यामदास और हरदास। डायरेक्ट फैक्ट है, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो हिंदी साहित्य से डॉक्टर इन लिटरेचर डी.लिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इन्होंने अपना शोध प्रबंध यानी कि जो इन्होंने अपना डिजर्टेशन दिया था किस भाषा में प्रस्तुत किया था। ये आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए, हिंदी भाषा से थे। हिंदी भाषा के पहले डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले कौन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इसी तरीके से हिंदी आशुलिपि यानी कि जो स्टेनो होती है, हिंदी आशुलिपि स्टेनो बोलते हैं। हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए पॉज करके। जो ये डॉक्टरेट मिला था ये कौन थे, गोपाल दत्त बिष्ट। गोपाल दत्त बिष्ट। और उत्तराखंड के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, गुमानी पंत माने जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये प्रथम व्यक्ति, इस तरीके से ये फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। पहले मुख्यमंत्री कौन है, नित्यानंद स्वामी हो गए। इस तरीके से ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमार वंश के शासकों का सही क्रम चुनिए। अब यहाँ पे कौन कौन से शासक दे रखे हैं, श्याम शाह, मान शाह, महिपत शाह, पृथ्वीपत शाह। ठीक है, तो अब इनका क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले ये 44 में जो थे राजा, ये कौन थे, मान शाह। फिर मान शाह के बेटे कौन हुए थे 45वें नंबर पे, श्याम शाह। श्याम शाह के बाद कौन आए थे, महिपति शाह। महिपति शाह के बाद कौन आए थे आपके, पृथ्वीपति शाह। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट शासक हैं। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा हिंट ये ले सकते थे, महिपति शाह और पृथ्वीपति शाह के बारे में तो आपको पता ही होता है। ठीक है, महिपति शाह के बेटे कौन थे, पृथ्वीपति शाह। महिपति शाह की पत्नी कौन थी, रानी कर्णावती, जो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका भी थी। कर्णावती ने क्या हुआ था, शाहजहां का जो एक सेनानी था वो युद्ध करने आया था, तो उसके नवाजत खां जो शाहजहां का एक सेनापति था, वो युद्ध करने आया था, वो उत्तराखंड पे आक्रमण करा था। तो रानी कर्णावती ने वीरता से युद्ध करते हुए नवाजत खान के सैनिकों की सबकी नाक काट दी थी, इसलिए इन्हें नकटी रानी भी बोला जाता है, रानी कर्णावती को। ये पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। तो महिपति शाह के बेटे पृथ्वीपति शाह, इनको आप रिलेट कर सकते थे, लेकिन आपके 2 ऑप्शंस में है। आपको कन्फ्यूजन किस में होगा, मानसा श्याम शाह में। अच्छा, मानसा से संबंधित, मानसा के बाद श्याम शाह थे। मानसा इन्हीं के दरबार में कौन थे, भरत कवि, जिन्होंने क्या लिखा था, मानवदेव काव्य लिखा था। फिर इनके बाद आते हैं श्याम शाह। श्याम शाह जो थे ये थोड़ा विलासी राजा थे माना जाते हैं श्याम शाह के बारे में ये। ठीक है, तो मानसा, श्याम शाह, महिपति शाह और पृथ्वीपति शाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसा के बाद श्याम शाह, फिर महिपति शाह और पृथ्वीपति शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरीके से ये हमने आज का लेक्चर डिस्कस करा, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।